अच्छा, इको क्रिटिसिज्म क्या होता है? बेसिकली इको या फिर इकोलॉजी, ये जो टर्म है ना, इसको इस्तेमाल किया जाता है इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए। तो इको क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट का एनालिसिस किया जाए, इन्वायरमेंट में जो हो रहा है उसका एनालिसिस किया जाए, इन्वायरमेंट के ऊपर जितने भी वर्क्स लिखे हैं उनका एनालिसिस किया जाए। ठीक है, ये इसको हम इन्वायरमेंटल स्टडी कहते हैं। तो इको क्रिटिसिज्म बेसिकली ये स्टडी होती है ऑफ लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट, यानी उन दोनों का रिलेशनशिप। ठीक है, ह्यूमन और नेचर का रिलेशनशिप, सेकंड कल्चर और नेचर का रिलेशनशिप। तीनों वे से हम कह सकते हैं कि इको क्रिटिसिज्म जो है वो इन तीनों चीज़ों को स्टडी करता है। ठीक है, उसके बाद इको क्रिटिक्स कौन होते हैं? इको क्रिटिक्स वो लोग होते हैं जो कि किसी भी लिटरेरी वर्क में मेरिट्स और डीमेरिट्स को फाइंड आउट करते हैं कि किस राइटर ने जो है नेचर को पॉजिटिव तौर पर पोर्ट्रे किया है, किस राइटर ने जो है नेचर को नेगेटिव वे में जो है पोर्ट्रे किया। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि नेचर जो है वो मैन की सुप्रीमेसी है, मैन जो चाहे वो नेचर के साथ कर सकता है। ये एक नेगेटिव बात है, ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट पे। ठीक है, जो कि लोगों की आइडियोलॉजीज़ बनाई हुई हैं। ठीक है, तो ये जब हम ये चीज़ इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैन सुपीरियर है नेचर पे और नेचर जो है वो उसकी स्लेव है, तब ये एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हमने कन्वे किया कि हम नेचर को जिस मर्जी तौर पर जो है ना उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, उसको हद से ज़्यादा कंज्यूम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस कन्वे करती है। तो ये डीमेरिट्स होते हैं। ठीक है, किसी भी राइटिंग के अंदर नेचर के अबाउट। उसके बाद मेरिट्स क्या होते हैं? किस राइटर ने जो है नेचर को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया। ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ना। तो ये सारा जो इको क्रिटिक जो होता है ना, वो किसी भी वर्क में इन चीज़ों को ही एनालाइज करता है। वो एनालिसिस करता है लिटरेरी वर्क्स में नेचर के अबाउट क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव लिखा जा रहा है, नेगेटिव लिखा जा रहा है। और एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज कि किस लैंग्वेज के थ्रू जो है नेचर को कन्वे करने की कोशिश की गई है, किस तरीके की लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया है ताकि ह्यूमन्स को इनकरेज किया जाए कि वो नेचर को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, कौन से ऐसे टूल्स यूज़ किए गए, तो वो इन चीज़ों को इको क्रिटिक्स जो थे वो स्टडी करते हैं। उसके बाद हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि इको क्रिटिक्स ना कभी भी इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते, फिक्स्ड आंसर नहीं दे सकते। जैसा कि व्हाट इज़ नेचर, हर एक इंसान ने नेचर को अपनी तरफ से अलग अलग देखा है। अब जो बंदा एक जगह जाकर एक्सपीरियंस कर सकता है वही एक्सपीरियंस दूसरा बंदा जो है वो डिफरेंट तरीके से कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो सेम एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। कोई नेचर के पास जाके जो था वो ज़्यादा रिलैक्स होता है, वो सुकून महसूस करता है, उसको स्पिरिचुअलिज्म का एहसास होता है। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं वो नेचर के पास बैठे भी होते हैं तो वो दिमाग में टेंशन लेके बैठे। तो कहते हैं कि नेचर है क्या, इसको हर इंसान अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो कोई फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं है, कोई फिक्स्ड फैक्ट नहीं है कि हम बताएं कि नेचर जो है वो इस चीज़ को कहा जाता है। ठीक है, हर वो चीज़ जो मतलब खुदा ने बनाई है वो नेचर ही तो है। उसके बाद वेयर इज़ मैन प्लेस इन नेचर, इसका भी आंसर हमें कभी भी पता नहीं चल सकता कि इंसान सुपीरियर है नेचर से या नेचर सुपीरियर है इंसान से, हमें पता ही नहीं चल सकता। इस सवाल का जवाब भी ये फिक्स्ड कोई आंसर नहीं है। कुछ लोग जो है उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, कुछ लोगों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन और भी है नीचे, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें इनको पढ़ने की जरूरत पड़े। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, अपने लिटरेचर के वर्क्स, लिटरेरी वर्क्स में किन राइटर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इकोलॉजी की तरफ। ठीक है, और किन्होंने इकोलॉजिकल डिज़ास्टर्स को भी पोर्ट्रे किया, यानी डिज़ास्टर्स क्या कि इंसानों की वजह से जो माहौल में तब्दीलियाँ आई हैं। ठीक है, जो माहौल या फिर सिस्टम जो तबाह हुआ है ना इंसानों की वजह से या मशीन्स की वजह से या फिर साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो सिस्टम जो हमारा नेचुरल सिस्टम था वो तबाह हुआ है ना, तो वो इनको भी स्टडी करती है इको क्रिटिसिज्म। उसके बाद कहते हैं कि इको क्रिटिसिज्म जो थी ना वो नेचुरल क्राइसिस की वजह से ही जो थी ये थ्योरी इमर्ज हुई थी। कैसे? जब रेनेसेंस आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो गई। उसके बाद जो थे साइंटिफिक नोशंस जो थे वो इतने ज़्यादा फैलने लगे कि हर एक इंसान ने जो था अलग अलग तरीके से चीज़ें जो थी इन्वेंट की, जो हमारी पोल्यूशन की वजह भी बनी सोसाइटी के अंदर। पोल्यूशन फैलाने की वजह जैसे कि जितनी मशीनरी जो होती है वो जो है पोल्यूशन फैला रही है, इंडस्ट्रियल मशीनरी स्पेशली। ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारी पोल्यूशन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसके बाद ओवर पॉपुलेशन, हद से ज़्यादा जो है ना पॉपुलेशन का बढ़ जाना, जिसकी वजह से डिफरेस्टेशन की जाती है, यानी कि दरख्तों पहाड़ों नेचुरल जो सीनरी होती है उसको काट दिया जाता है, यानी कि नेचर को एक्सप्लॉइट किया जाता है जिसकी वजह से ताकि पॉपुलेशन ज़मीन पे आबाद हो सके। उसके बाद जितने भी वेस्ट डिस्पोजल होते हैं जैसे कि गंदा पानी हो गया, नालियाँ हो गई। ठीक है, उस तरह गंदगी हो गई, इससे भी हमारा जो एक माहौल उस पर कितना इफेक्ट आता है और ये ह्यूमन हेल्थ को किस तरह डिस्ट्रॉय करती है। उसके बाद यही न्यूक्लियर पावर्स हो गई, न्यूक्लियर एटम्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है वो भी हमारे माशरे को और हमारी सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, इनके ह्यूमन को भी सिक कर रही हैं। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा नेचुरल जो सिस्टम है वो तबाह हो रहा है। डिफरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग दरख्त काट रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं उगा रहे। ठीक है, और मटीरियलिस्टिक सोसाइटी बन चुकी है जो सिर्फ और सिर्फ कमाना, सोना और मैकेनिकल वर्क करना जानती है कि किस तरह हम सुबह रूटीन से अपना काम करने जाएंगे, वापस आ जाएंगे। यही उनकी मैकेनिकल रूटीन है ना, वो नेचर की तरफ जाते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन स्ट्रेस का शिकार भी इसी वजह से। ओजोन लेयर डिप्रेशन, ओजोन लेयर को जो नुकसान पहुंच रहा है ना ये पोल्यूशन की वजह से, गंदगी की वजह से, वो भी जो है ह्यूमन हेल्थ पे उसकी सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और इनके नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इन सब पॉइंट्स में हमें नजर आ रहा है कि नेचर को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, और ये सब क्यों हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ हो गई हुई है। ठीक है, कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, हर जगह जो है गंदगी है, सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो इन्हीं की बेस पर जो थी ना ये थ्योरी इवॉल्व हुई इको क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये थ्योरी इस्टेब्लिश इन्हीं की वजह से हुई ताकि लोगों को बताया जाए कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से नेचर जो है वो एक्सप्लॉइट हो रही है और उन्हें क्या करना चाहिए इस नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि वो अपनी हेल्थ को और अपनी फ्यूचर जनरेशंस को सेव कर पाएँ, क्योंकि आने वाली जनरेशंस का जो फ्यूचर है वो खतरे में है। अगर माहौल ऐसा ही रहा तो हम यकीनन हम नेचर को जो है ना वो खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे मुकम्मल तौर पर, ताकि हमारी आने वाली जनरेशंस को भी कुछ नहीं मिलेगा, कोई मिनरल्स नहीं मिलेंगे, कोई रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। तो कहते हैं कि इसलिए हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए नेचर को सबसे पहले, जो हमें पाल रही है एज ए मदर के तौर पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन बताई है इको क्रिटिसिज्म की।
इको क्रिटिसिज्म बेसिकली लिटरेचर और इन्वायरमेंट की स्टडी करता है इंटरडिसिप्लिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि डिफरेंट जो आइडियाज़ हैं, डिफरेंट मज़ामीन जो हैं, जैसे कि साइकोलॉजी से कोई बात उठा ली, ठीक है, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़, फिर सोसाइटी, सोशल टर्म्स से, सोशियोलॉजी से, फिलॉसफी से, ये सारी चीज़ों से हमने बातें उठा के, आइडियोलॉजीज़ निकाल के हमने लिटरेचर और इन्वायरमेंट पे यूज़ की हैं, ठीक है। तो कहता है कि जब हम किसी भी लिटरेचर को जो है वो पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से और डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज़ हों, ठीक है, या चाहे हमारी इन्वायरमेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, तो सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं कि इनको हम अपने लिटरेचर में अप्लाई करते हैं। तो यही इको क्रिटिसिज्म जो है वो हमारा लिटरेचर और इन्वायरमेंट की स्टडी का नाम है, ठीक है। अब इसमें होता क्या कि इसमें जो इको क्रिटिक्स है ना, या फिर लिटरेरी स्कॉलर्स जो कि लिटरेरी एनालिसिस करते हैं, वर्क्स को पढ़ते हैं, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वर्क करते हैं कि हमने जो है ना इन्वायरमेंटल सिचुएशंस को दिखाना है कि माहौल जो है किस तरह बिगाड़ रही है, पॉसिबल सोल्यूशंस देने हैं कि इन्वायरमेंटल सिचुएशंस की खराबी की जो वजह है ना वो बताएंगे, और उसके बाद सोल्यूशन देना कि किस तरह हम इन नेचुरल एक्सप्लॉइटेशन से अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, अपने इन्वायरमेंटल क्राइसिस को कम किस तरह किया जा सकता है, नेचर को प्रोटेक्ट करके सोल्यूशंस भी दे रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंट लिटरेचर्स को वो पढ़ रहे हैं, यानी डिफरेंट वर्ड्स को वो पढ़ रहे हैं किस हवाले से, नेचर के पर्सपेक्टिव के हवाले से, यानी कि ऐसा लिटरेचर जो कि नेचर के ऊपर लिखा गया है उनकी थारोली स्टडी करते हैं। थारोली स्टडी क्यों की जाए, ताकि इन्वायरमेंटल सिचुएशन को पोर्ट्रे किया जाए कि हम कितने इन्वायरमेंटल क्राइसिस से गुजरे हैं, ठीक है। उसके बाद पॉसिबल सोल्यूशन दिए जाएँ कि क्या सोल्यूशन हम किस तरह जो है इन क्राइसिस से निकल सकते हैं। तो ये जितने भी इको क्रिटिक्स हैं उनका ये ऑब्जेक्टिव है, उनका यही पर्पज़ है किसी भी लिटरेचर को इस इको क्रिटिसिज्म थ्योरी के थ्रू एनालिसिस करना, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इको क्रिटिसिज्म जो होती है एक मूवमेंट है जो अभी स्टिल कंटिन्यूज़ है, और ये 21st सेंचुरी के अंदर जो थी ना ये मूवमेंट बिल्ड हुई थी, इवॉल्व हुई थी, और ये स्टिल अभी तक जो है वो मूव ऑन है, ठीक है। अब पहले जो थी ना, सबसे पहले मूवमेंट जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी यूएस के अंदर, ठीक है। ये मूवमेंट शुरू हुई थी 1990s के अंदर, यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, और उसके बाद कहते हैं कि यूके में जो है ये स्प्रेड हुई, मतलब यूके में भी फैलने लग गई, और उसके बाद जो थी ना पूरी ग्लोबल में जो थी ना वो ग्लोबलाइजेशन होने लगी थी, फैलने लगी थी पूरी दुनिया में। तो कहते हैं कि 2 जगह से स्टार्ट हुआ, पहले यूएसए से ये थ्योरी बिगन हुई, ठीक है, स्टार्ट हुई, और दूसरी बात ये कि यूके में स्टार्ट हुई। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि ये जो इको क्रिटिसिज्म थी ना ये किसके कंट्रास्ट में आई थी, ये थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज के कंट्रास्ट में थी। स्ट्रक्चरलिस्ट कहते थे, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी दिया है कि लैंग्वेज और हम कल्चर के थ्रू किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब हर चीज़ जो है ना उसको हम अंडरस्टैंड और क्रिएट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू और सोसाइटी के थ्रू, ठीक है, उसको हम अपना मीनिंग दे सकते हैं। तो ये लोग कहते थे कि बिल्कुल भी नहीं, नेचर जो है उसको इंसान क्रिएट नहीं कर सकता, नेचर को लैंग्वेज भी क्रिएट नहीं कर सकती। इवन के कहते थे, इसको हम इस तरह समझेंगे कि वो कहते थे कि लैंग्वेज और सोसाइटी क्रिएट कर सकती है मीनिंग को, वो कहते थे। तो ये कहते कि नहीं, ना सोसाइटी और ना ही लैंग्वेज नेचर को क्रिएट नहीं कर सकती। नेचर जो है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, तो वो इंसान जो है वो उसको क्रिएट नहीं कर सकता, इंसान से उसको एक्सप्लॉइट ही कर रहा है। तो उनका ये पर्सपेक्टिव था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले अगर ये मूवमेंट स्टार्ट हुई यूएसए के अंदर 1940s के अंदर, ठीक है, 1840s के अंदर जो है ना स्टार्ट हुई, इसमें सबसे पहले जो पायनियर था जिसने ये इको क्रिटिसिज्म की टर्म जो थी वो कॉइन की, टर्म जो थी दी, वो था शेरिल ग्लॉडफेल्टिक ने ना डेफिनेशन बताई इको क्रिटिसिज्म की, क्योंकि उसने ही ये टर्म जो थी वो कॉइन की थी। तो अब इसकी डेफिनेशन भी वो बता रहा है, कहता है कि इको क्रिटिसिज्म इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट, कि ये स्टडी करना लिटरेचर को फिजिकल इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप में, ठीक है, दिखाना कि इन्वायरमेंट और लिटरेचर का कितना आप इसमें ताल्लुक है, ठीक है। जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है वही लिटरेचर पोर्ट्रे कर रहा है, और लिटरेचर गाइड भी कर रहा है इन्वायरमेंट को कि हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, हमें इन्वायरमेंटल क्राइसिस को रोकना चाहिए, ठीक है, हम इसको इन्वायरमेंट को अपने प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये कौन बता रहा है, लिटरेचर। तो इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो स्टडी किया जाता है इको क्रिटिसिज्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद इको क्रिटिसिज्म जो थी पहले यूएसए के अंदर एग्जिस्ट करती थी, कैसे एग्जिस्ट करती थी, यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे 19वीं सदी के ट्रांसडेंटलिस्ट जो थे, यानी कि 19वीं सदी के जो राइटर्स जो थे ना, उन्होंने अपने बहुत सारे वर्क्स लिखे हुए थे नेचर से रिलेटेड, किसी ने विल्डरनेस से रिलेटेड लिखी बात, ठीक है, किसी ने नेचर को बड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट से पोर्ट्रे किया, किसी ने नेगेटिव। तो नेचर के बारे में जो थी ना बहुत से राइटर्स जो थे वो बात कर रहे थे। तो नेचर के बारे में जब बात हुई शुरू, लोगों ने जो था उनका ध्यान जो था लिटरेचर की तरफ गया, नेचर की तरफ गया कि नेचर जो स्पिरिचुअलिज्म का एक जरिया हासिल करेगा स्पिरिचुअलिज्म को। तो यूएसए में ना जिन राइटर्स के वर्क्स में हमें नेचुरलिज्म दिखती है, ठीक है, वो कौन कौन से थे, राल्फ वाल्डो इमर्सन, मार्गरेट फुलर एंड हेनरी डेविड थॉरो, ठीक है, हेनरी डेविड थॉरो, ये 3 ऐसे राइटर्स थे जो कि अमेरिकन राइटर्स थे, और इन्होंने नेचर को डिस्क्राइब किया। और इनका पर्पस क्या था, सिर्फ नेचर को सेलिब्रेट करना है। इन्होंने ये नहीं बताया कि नेचर के फ़ायदे क्या हैं, नेचर के नुकसान क्या हैं, ठीक है, इन्होंने बस सेलिब्रेट किया नेचर को। जिधर जो ज़्यादातर कहते हैं, यहाँ पे हम इमर्सन ने जो बुक लिखी है नेचर नाम है उस बुक का, ये पब्लिश हुई थी 1836 के अंदर। इसने बताया कि नेचर ने मेरे ऊपर किस तरह इंपैक्ट किया, यानी नेचुरल वर्ल्ड का इंपैक्ट मुझ पर कैसा हुआ है। उसने अपने इन वर्ड्स के थ्रू नीचे जो इसने पूरी कोट लिखी है उसके थ्रू बताने की कोशिश किया कि मैं ऐसे जा रहा था, ठीक है, मैंने स्नो पडल्स देखे, ट्वाइलाइट थी उस टाइम, ठीक है, क्लाउडेड स्काई थे, मौसम जो था वो क्लाउडी था, और उसके बाद जो थे कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। हालांकि जो ट्वाइलाइट का जो वक्त होता है ना उसमें हमें फियर भी इंड्यूस होता है, डर भी लगता है, डर भी पैदा होता है, लेकिन कहता है उस टाइम मुझे डर नहीं लगा, उस टाइम मैं बड़ा खुश था, ठीक है, मुझे फील हुआ कि मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ। तो उसने ये बात की अपनी इस नेचर बुक के अंदर, अपना सब्जेक्टिव व्यू दिया नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, नेचर के अबाउट सॉरी। तो क्या किया उसने, नेचर को सेलिब्रेट किया। इसके बाद मार्गरेट फुलर्स की बुक समर ऑन द लेक्स, इसने समर ऑन द लेक्स पे लिखा। इसने एक जर्नल जो था लिखा था, इसने अमेरिकन लैंडस्केप को विजिट किया, ठीक है, विजिट करने के बाद उस लैंडस्केप को इसने बताया कि हम इस दुनिया में कहते हैं ना कि स्केप हमें नेचर से मिले, हम
इसने कहा कि नेचर से हमें कभी भी escape नहीं मिल सकती। नेचर जो है ना वो इटर्नल है, इंसान जितना मर्जी एक्सप्लॉइट कर ले नेचर ख़त्म ही नहीं होने वाली, इफ़ नॉट ये इन्फिनिट है, ठीक है, और ये हमेशा रहेगी। तो नेचर जो है ना वो हर जगह है, इंसान जिधर भी जाएगा ना उसको नेचर मिलेगी, वही नेचर मिलेगा, हर जगह नेचर मौजूद है। उसने ये कहा, यानी उसने भी अप्रिशिएट किया नेचर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थारो की बुक जो थी, थारो ने जो बुक पब्लिश की, थारो ने, वो वेल्डन उस बुक का नाम था। ये वेल्डन बुक जो थी ना उसने अमेरिकन स्टेट है एक मैसाचुसेट्स में एक वाल्डन पाउंड के किनारे पे बैठ के ना, वाल्डन पाउंड जो था ना एक पॉन्ड था बेसिकली, उसके किनारे पे बैठ के उसने एक हर्ट भी किया। हर्ट जो था वहाँ पे ये 2 साल से, मतलब उस झोंपड़े में उसके पास इसने झोंपड़ा बनाया वाल्डन पाउंड शोर के पास, उसके किनारे पे झोंपड़ा बनाया, 2 साल वहाँ पे इसने स्टे किए, ठीक है। और फिर इसने अपनी बुक जो थी पब्लिश की जिसका नाम था वाल्डन में इसने कहा कि मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न पीपल ने नेचर के साथ किस तरह ट्रीट किया। और दूसरी तरफ उसने कहा कि अब हमें क्या करना है, अब हमें ये काम करना है कि हमें वापस रिटर्न टू नेचर जाना है, ठीक है। हम सबको अपने आप को नेचर की तरफ लेके जाना। मॉडर्न लाइफ जो है वो डिप्रेशन प्रॉब्लम्स का शिकार है, ठीक है। तो हमें सुकून कहाँ पे मिल सकता है, हमें सिर्फ नेचर में। तो अपनी सेल्फ को रीन्यू करने के लिए, दोबारा से जिंदा होने के लिए, दोबारा से रिजरेक्शन हासिल करने के लिए हमें नेचर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। उसने ये टीच करने की कोशिश की। तो ये तीनों बुक्स जो थी ना ये अमेरिकन राइटर्स ने दी, ठीक है। और इस तरह हमें पता है कि अमेरिका में यानी कि यूएसए में जो थी 1990s में जो था ना ये सारा इको क्रिटिसिज्म जो थी, ये एक मूवमेंट जो थी ये बहुत ज़्यादा राइज होने लगी, स्प्रेड होगी राइटर्स के वर्क्स के थ्रू। उसके बाद यूके की बात करें, यूके में ना इको क्रिटिसिज्म टर्म यूज़ नहीं की जाती थी। यूके में ग्रीन स्टडीज़ जो थी ना ये टर्म यूज़ की जाती थी। ग्रीन स्टडीज़ क्यों यूज़ की जाती थी? बेसिकली ग्रीन स्टडीज़ भी रिलेशनशिप भी बता रही, लिटरेचर एनवायरनमेंट का, कि हमारे जो माहौल में जो चीज़ें हो रही हैं ना उन सब के बारे में जो है ग्रीन स्टडीज़ बताती थी। अब ग्रीन स्टडीज़ जो थी ये टर्म इको क्रिटिसिज्म ने, यूएसए ने इको क्रिटिसिज्म की टर्म को यूज़ किया था, जबकि ब्रिटिश ने जो था ना वो ग्रीन स्टडीज़ की टर्म को यूज़ किया था नेचर को स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ से पता चलता है कि ब्रिटिश में सबसे पहले 1790 में, ठीक है, 1790 में ब्रिटिश के रोमांटिसिस्ट ने ना नेचर के बारे में बात करना शुरू कर दी थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश में ना सबसे पहले ये मूवमेंट जो थी वो राइज हुई, एग्जिस्ट पहले सबसे पहले कहाँ पे करती थी? यूके में, यानी कि ब्रिटिश में जो थी ना ये एग्जिस्ट करती थी मूवमेंट सबसे पहले। उसके बाद अमेरिका में आई, अमेरिका 1840s में आया, ठीक है। उनके राइटर्स ने कब लिखना शुरू किया नेचर पे? 1840s में। और जबकि ब्रिटिश रोमांटिसिस्ट जो थे उन्होंने 1790s में। अब इसका हम हवाला कैसे ले सकते हैं? जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की बात की जाए, पी.बी. शेली की बात की जाए, जॉन कीट्स की बात की जाए, सारे रोमांटिसिस्ट थे ना ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर। इन्होंने नेचर पर बात की, इन्होंने लोगों को नेचर की तरफ बुलाया, इन्होंने बताया कि आज हमारी सोसाइटी एक्सप्लॉइट क्यों है। उसकी रीज़न ये है कि हम नेचर से डिपार्चर कर चुके हैं, हम नेचर से दूर हो चुके हैं, जिसका हमें नुकसान है, और हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज से जो है ना महरूम हो चुके हैं। तो ब्रिटिश राइटर ने बेसिकली लोगों को डराया, ठीक है, उन्होंने डराया, वार्न किया कि तुम लोग ये काम ना करो, तुम लोग इंडस्ट्रीज़ लगा तो रहे हो लेकिन जो है ये टेक्नोलॉजी का और इससे निकलने वाली जहरीली पॉइजन गैसेस का जो नुकसान होगा तुम्हारी एनवायरनमेंट वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ब्रिटिश ने एक काम ज़रूर किया कि इन्होंने वार्न भी किया और साथ साथ इन्होंने लोगों को नेचर के हवाले से और नेचर की तरफ आने की दावत भी दी। इन्होंने एम्फोसाइज़ किया नेचर को भी, ठीक है, और थ्रेड्स को भी जो सोसाइटी में या फिर इन्वायरमेंट में मौजूद थी, ठीक है, हाईलाइट किया उनको। लेकिन अमेरिकन जो थे उन्होंने सिर्फ सेलिब्रेट किया नेचर को। जब वो नेचर के पास जाते थे तो वो सेलिब्रेट करना, उन्होंने कोई एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ठीक है, उन्होंने कोई इन्वायरमेंट एक्सप्लॉइटेशन की बात नहीं की, लेकिन ब्रिटिश ने ये बातें की। उसके बाद में कुछ राइटर्स जिन्होंने ये इको क्रिटिसिज्म पे जो लिखा है और लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की है नेचर से रिलेटेड, वो कौन कौन से? इसमें सबसे पहले हम अमेरिकन राइटर्स की बात करते हैं। शेरिल ग्लॉडफेल्टे, जिसका मैंने पहले बता दिया, इसने जो था लिखा है, इसकी एक बुक है द इको क्रिटिसिज्म रिटन, इसमें इसने लिखा है नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर के बारे में लिखा है। उसके बाद लॉरेंस ब्यूल, इसने लिखा है नेचर के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट राइटर है ग्रेग गैरड, फिर इसने लिखा है, ये सारे जो है ना ये एडिटर्स हैं, इन्होंने एसोसिएशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड लिटरेचर, एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड द एनवायरमेंट, ये यूके में जो है ना जर्नलिस्ट का इदारा था, यहाँ पे इन्होंने सब में पार्टिसिपेट किया। कोई इसका यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गया, कोई यहाँ का प्रोफेसर बन गया। तो फिर क्या किया इन लोगों ने, यहाँ प्रोफेसर बनने के बाद अपने आर्टिकल्स, अपने जर्नल्स, अपने वर्क्स लिखे इको क्रिटिसिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आती है एक और राइटर आता है स्कॉट स्लोविक ने भी लिखा हुआ, इसने अपनी डेफिनेशन भी दी इको क्रिटिसिज्म की, ठीक है। बाकायदा ये इको क्रिटिसिज्म की जो इसने डेफिनेशन दी है ये आप कोट कर सकते हैं। उसके बाद एक टर्किश कंट्रीब्यूटर भी थी, इसका नाम है सरपाइल ऑपरमैन, इसने भी इको क्रिटिसिज्म के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, रिसर्च आर्टिकल्स। पोस्ट मॉडर्निस्ट इंग्लिश लिटरेचर के रिलेशनशिप में इसने सारी चीज़ें लिखी कि आज की सोसाइटी जो है, यानी कि पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी जो है वो किस तरह ट्रीट करती है नेचर को, और उसकी वजह से जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की वजह से जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं, इसने इन चीज़ों को देखा, अपनी बुक पब्लिश की इसमें, इसका नाम था मटेरियल इको क्रिटिसिज्म। उसके बाद इसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई इको क्रिटिसिज्म की। इको क्रिटिसिज्म जैसे सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि कल्चर और नेचर के रिलेशनशिप को स्टडी करने को कहते हैं, ह्यूमन और नेचर के रिलेशनशिप को स्टडी करने को कहते हैं, या फिर लिटरेचर और नेचर के रिलेशनशिप को स्टडी करने को इको क्रिटिसिज्म कहते हैं। इको क्रिटिसिज्म रिजेक्ट करता है कि हर चीज़ जो है सोशली और लिंग्विस्टिकली हम कंस्ट्रक्टेड नहीं कर सकते, ह्यूमन बींग्स जो है नेचर को नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, कोई सोसाइटी या फिर किसी किस्म की लैंग्वेज है वो नेचर को कंस्ट्रक्ट नहीं करती, बल्कि लैंग्वेज तो बस डिफाइन करती है, नेचर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। और सोसाइटी अगर दावा करती है कि हम नेचर प्रोड्यूस करें तो दावा भी गलत है, नेचर जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो इंसान जो नेचर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो वो रिजेक्ट करता है
इको क्रिटिक्स, ये लिंग्विस्टिक और सोशल कंस्ट्रक्टेड व्यू को। उसके बाद जो है हमें पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, ठीक है, और मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म को रिलेट किया गया इस थ्री से मतलब इको क्रिटिसिज्म से। इन्होंने फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के रिलेशनशिप में किस तरह डिफाइन किया इको क्रिटिसिज्म को। इन्होंने कहा कि जिस तरह फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के अंदर हम लैंग्वेज और लिटरेचर को देखते हैं जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर एग्जांपल लड़की वुमेन और मेल को किस तरह दिखाया जा रहा है किसी भी लिटरेचर में और किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, इसी तरह कहते हैं कि इको क्रिटिसिज्म में ना हम जेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं कि मैन किस तरह नेचर के अबाउट लिखते हैं, वुमेन किस तरह नेचर के अबाउट लिखती है और लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं नेचर को जो है ना एक्सपोज करने के लिए, जाहिर करने के लिए अपने व्यूज़ उसके रिगार्डिंग। इसी तरह मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के तरीके से, जैसे कि मार्क्सिस्ट की क्रिटिसिज्म हमें अवेयरनेस देता है कि हमें किस तरह प्रोडक्शन करनी चाहिए अपनी सोसाइटी के अंदर, किस तरह क्रॉप्स को उगाना चाहिए, किस तरह हमें इकोनॉमिकल अपनी मुल्क की कंडीशन को बेहतर बनाना चाहिए वेजिटेशन करके, कल्टीवेशन करके लैंड्स पे, ठीक है, हमें जो है प्रोडक्टिविटी करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और मोर्स उन्होंने दिए। तो इसी तरह कहता है कि इको क्रिटिसिज्म भी हमें सोल्यूशन देता है कि किस तरह हमें अपने एनवायरमेंट को क्राइसिस से बचाते हुए नेचर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, यानी कि हमें ट्रीज़ की प्लांटेशन करनी है, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी, ठीक है, हमें पोल्यूशन कम करनी है, ठीक है, उसके बाद हमें ये नेचर का ख्याल भी रखना है, चीज़ों को नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना और पोल्यूशन को कम करना है। तो ये सारी बातें इको क्रिटिसिज्म भी कर रही है। तो जिस तरह मार्क्सिस्ट का क्रिटिसिज्म जो है वो हमें प्रोडक्शन और इकोनॉमिकल क्लास को रेस करने की बातें बताती है, उसी तरह इको क्रिटिसिज्म भी हमें जो है प्रोडक्शन कि हम किस तरह जो है ये अपने नेचर को ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और किस तरह हमें जो नेचर है इकोनॉमिकली हमें फ़ायदा दे सकती है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। फिर ये शायद ग्लॉटफेल्टी ने फिर अगेन जो हमें कुछ चीज़ें बताई कि किस तरह इको क्रिटिक्स जो है वो लिटरेचर का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले नेचर को किस तरह डिस्क्राइब किया गया किसी भी सोनेट में, किसी भी पोइट्री में या फिर किसी भी जॉनरा के अंदर नेचर को किस तरह डिस्क्राइब किया जा रहा है, इको क्रिटिक पहले वो नोट करता है। उसके बाद वो देखता है कि किस तरह साइंस को नेचर से रिलेट किया गया है, साइंटिफिक टेक्निक्स को नेचर से किस तरह रिलेट किया गया, किस तरह जो है पहले इतना हरा भरा जंगल हुआ करता था पूरी दुनिया में, ठीक है, कितनी ज़्यादा हमारी नेचर जो थी ना इंक्रीज़ थी पहले सोसाइटी में इंक्रीज़ थी, कितनी ज़्यादा जो थी ना उनकी बड़े बड़े फील्ड्स वगैरह थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। अब वो जो विल्डरनेस थी वो बदल गई है, वो खत्म होती जा रही है, जितने भी ये जो फॉरेस्ट हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये इको क्रिटिसिज्म जो है ना ये पॉलिटिकल मोड ऑफ एनालिसिस है, ठीक है, फेमिनिज्म और मार्क्सिज्म जो थी ना जैसे सजेस्ट करते हैं ना वो कहते हैं कि पॉलिटिकल मोड ऑफ एनालिसिस है, पॉलिटिकली हमें बताया जाता है, यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है इस थ्योरी को लेकर। उसके बाद जो हम देखेंगे कुछ और जो है राइटर्स जो थे जैसे कि रिचर्ड कैरेजिस ने, इसने भी इको क्रिटिसिज्म के बारे में बात की। इसने कहा कि हमें इको क्रिटिसिज्म को ना किसी भी वर्क के अंदर देखना चाहिए, हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए रीडर को भी कि किस तरह हमारे इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, हम ये सारी बातें रीडर तक कन्वे करनी चाहिए, इसने ये बात की। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि इको क्रिटिसिज्म जो है वो रिजेक्ट करता है ओल्ड डेफिनेशन ऑफ नेचर। पहले ये समझा जाता था कि नेचर जो है वो स्लेव है ह्यूमंस की और ह्यूमन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अगर हम रिनाइसेंस की बात करें, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंक्रीज होगी तो ह्यूमन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सो नेचर इज़ हिज स्लेव, इंसान की स्लेव है नेचर, ये कहा जाता था। बट एक्चुअली इट वाज रॉन्ग कंसेप्शन, ये बिल्कुल एक रॉन्ग कंसेप्शन थी। इको क्रिटिक्स ने आके ये पूरी जो थी ना वर्ल्ड को बताया कि नहीं, मैन और नेचर ये इक्वल है, ठीक है, ये सुपीरियर नहीं है, मैन सुपीरियर नहीं है नेचर से, ना ही मैन मास्टरी कर सकता है नेचर के ऊपर, ना ही उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है नेचर को, क्योंकि उसने नहीं